नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम मूल अधिकार पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि कौन से केस में क्या बोला था, किसके अंदर फंडामेंटल राइट है नहीं है। मतलब बहुत सारे तमाम तरह के क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को समझ में आता है कि जो एग्जाम में नहीं बनते, उन्हें दिक्कत करते हैं। तो आज हम इसको इतने तरीके से तैयार करने वाले हैं मूल अधिकार को। इसको मैं 3-4 पार्ट्स में बनाऊंगा, तो आप बने रहिएगा लास्ट तक। फिर इसके बाद में आपको कभी भी मूल अधिकार से किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन होगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली उसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो आज हम सोल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप जैसे देख सकते हैं कि जो मूल अधिकार हैं वो एक ही समय पर शासकीय शक्ति से व्यक्ति स्वातंत्र्य की रक्षा करते हैं और शासकीय शक्ति द्वारा व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। इस प्रकार मूल अधिकार व्यक्ति और राज्य के बीच सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्रीय एकता और शक्ति में वृद्धि करते हैं। ये किसने कही थी? एम.वी. पायली। ये याद रखना है आप लोगों को कि ये जो बात कही थी, ये एम.वी. पायली ने कही थी। ठीक है, अब अपन यहाँ पे आ जाते हैं कि भाई साहब इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि कुल मिला के जो हमें मूल अधिकार मिले हैं वो हमारी किससे रक्षा करते हैं? जो हमारी सरकार है, वो सरकार कहीं निरंकुश ना हो जाए या फिर कोई दूसरा इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ में कुछ गलत ना कर दे। तो हमें इंसानों के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध हमें जो कुछ अधिकार है, जो हमारा संविधान हमें देता है, वो हमारे क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। ये किस इंसान ने कही थी? एम.वी. पायली जी ने कही थी। ठीक है, मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास? ब्रिटेन में हुआ था। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ, तो ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा 1215 में हस्ताक्षरित अधिकार पत्र मूल अधिकार संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज है। इसके द्वारा सम्राट ने ब्रिटिश नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया था। ठीक है, याद रखना, 1215 के अंदर एक हस्ताक्षरित आधिकारिक पत्र निकला था, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। वहाँ के जो ब्रिटेन के सम्राट ने कहा था, ये सबसे पहले मतलब माना जाता है कि ब्रिटेन में कि वह यहाँ मूल अधिकारों का जन्म हुआ था। ठीक है, ये याद रहेगा, ब्रिटेन में कहाँ हुआ था। उसके बाद में 1689 में लिखित बिल ऑफ राइट्स। याद रखना, बिल ऑफ राइट्स कब? 1689 में। मूल अधिकार के संबंध में एक अन्य प्रमुख दस्तावेज है। इसके विभिन्न सम्राटों द्वारा समय समय पर ब्रिटिश नागरिक, क्या हुआ था कि वहाँ के जो सम्राट था ब्रिटेन का, उसने लिख के आपको दे दिया था कि भैया यहाँ की जो हमारी मेरी प्रजा है, मैं इसको ये राइट्स दे रहा हूँ। 1689 में हुआ था। उसके बाद में फिर जो आगे के सम्राट आए थे, उन्होंने उसमें लिखते चले गए कि आपके ये हमने बढ़ाए हैं, ये मूल अधिकार और दे रहे हैं। तो एक तरीके से ये आप घटनाक्रम से समझ सकते हो। ठीक है, ये एक बात होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये जो भी चीज़ पढ़ रही है हमने ब्रिटेन से पढ़ी है कि हाँ भैया, ब्रिटेन में सबसे पहले 1215 में सम्राट जॉन ने दिए थे। उसके बाद में यहाँ 1689 में बिल ऑफ राइट्स जो ऑफिशियल मतलब लिख के दे दिया था। उसके बाद में हम आ जाते हैं कि फ्रांस में एक लंबे संघर्ष के पश्चात सन 1789 में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा फ्रांस की जनता को कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान किया गया। जब फ्रांस में रिविलियन चल रहा था, जब फ्रांस की क्रांति चल रही थी, तो उस समय पर 1789 में एक मानव एवं नागरिकों के अधिकार की घोषणा पत्र द्वारा फ्रांस की जनता को कुछ मूल अधिकार दिए गए थे। ठीक है, याद रहेगा, 1789 में फ्रांस में। ठीक है, उल्लेखनीय है कि फ्रांस की जनता अपने मूल अधिकारों के प्रति अत्यधिक सजग थी। याद रखना इससे कि जो वहाँ की जो फ्रांस की जनता थी, उनका मेन उद्देश्य ये था कि वहाँ पे तुम्हें पता हो तो जो मिडिल क्लास ने क्रांति की थी, वो मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी। उस मिडिल क्लास में परेशान में सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये थी कि जो मिडिल क्लास थी, उस मिडिल क्लास को कोई अधिकार नहीं मिले होते। सबसे ज़्यादा टैक्स भी वही देते थे, सब कुछ वो देते थे। उसके बाद भी वो एक मतलब उनको ज़िंदगी, सम्मानजनक ज़िंदगी नहीं मिली थी। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे जो फ्रांस में क्रांति हुई थी कि हमें भैया, हमें भी अधिकार मिलने चाहिए। तो उस समय पे मूल अधिकारों को वहाँ के लोग जो बहुत अधिक सजग थे। आपने सुना हो तो क्या बोलते हैं, जो फ्रांस की क्रांति है, वहाँ पे वोल्टेयर और रूसो, इनके बहुत सारे ऐसे जो दार्शनिक थे, उन्होंने मूल अधिकार को लेकर अपने बारे में बातें बताई थी। ठीक है, उसके बाद में आप ये देख सकते हो कि 1789 में फ्रांसीसी शासक था एक लुई 16वां, को मूल अधिकार का उल्लंघन, सोचो वो राजा थे वहाँ के और उसने मूल अधिकार का उल्लंघन कर दिया, तो उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में ये चीज़ फ्रांस में याद रखना कि 1789 में मानव नागरिकों को घोषणा पत्र आया था। इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, ऊपर आपने ब्रिटेन में पढ़ा था कि 1215 में सम्राट जॉन ने किया था और बिल ऑफ राइट 1689 में आया था। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। उसके बाद में आ जाओ अमेरिका में। अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख ही नहीं था। जब वहाँ पे संविधान बना था अमेरिका का, पहला कहते हैं कि पहला लिखित संविधान कहाँ का था? अमेरिका का। तो उस समय जब बना था, तो उस समय पे मौलिक अधिकारों जैसी कोई संकल्पना ही नहीं थी उस संविधान में। बट ये संकल्पना जब जो अमेरिका है उसके संविधान में कब डाली गई? 1790 में अमेरिका संविधान में संशोधन द्वारा अधिकार पत्र को जोड़कर मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था। याद रखना कि अगर पूछा जाए कि अमेरिका के मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वो थे या नहीं, तो बोल देना नहीं। बट ये कब डाली गई अमेरिका के संविधान में? 1791 में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अब भारत के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने तीनों के पढ़ लिया, फ्रांस का पढ़ लिया, ब्रिटेन के पढ़ लिया और अमेरिका का पढ़ लिया। हम भारत में आ जाते हैं। भारत में मूल अधिकारों का विकास कैसे हुआ? ठीक है, भारत
भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम संविधान विधेयक 1895 ईस्वी के माध्यम से की गई थी। कब की गई थी, याद रखना, सर्वप्रथम संविधान विधेयक आया था उस समय पे 1895 में, जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश का राज था। तो उस समय पे वहाँ पे जब ब्रिटिश अपने जो अधिनियम लेके आती थी, जो आपने एक्ट सुने होंगे जैसे 1913 का एक्ट, 1919 का एक्ट, तो इस तरीके से जो एक्ट आते थे उस समय 1895 में एक एक्ट के माध्यम से जो मूल अधिकार है उनकी मांग की गई थी भारतीयों के। क्योंकि आपको पता हो तो उस समय पे कांग्रेस बन चुकी थी, और कांग्रेस बनी थी तो कांग्रेस फिर क्या करती थी कि अपने जो मूल अधिकार उन्होंने उनके लिए अपनी मांग करती थी, ठीक है, जो वहाँ की ब्रिटेन, उस समय ब्रिटेन सरकार थी उससे। तो भारतीयों को मूल अधिकार प्रदान करने की मांग 1917 से 1919 के दौरान कांग्रेस द्वारा 1925 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट, याद रखना जो ये श्रीमती एनी बेसेंट थी, इन्होंने 1925 में, और जो कांग्रेस थी उसने 1990 तक अपनी मांग की थी, ठीक है। उसके बाद में आप आ जाओ 1928 में मोतीलाल नेहरू, याद रखना 1928 में मोतीलाल नेहरू जी के रिपोर्ट के माध्यम से भी उन्होंने मूल अधिकारों के लिए अपनी मांग की थी, ठीक है। याद रखना 1928 में किसने, मोतीलाल नेहरू जी ने, ठीक है। 1919 में किसने, कांग्रेस ने, और अगर एनी बेसेंट का जाता है तो 1925 का, ठीक है। उसके बाद में 1927 ईस्वी में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन तथा 1931 के कराची अधिवेशन में इसके संबंध में प्रस्ताव पास किया गया था। याद रखना, अगर पूछा जाए जो उस समय आपको पता हो तो कांग्रेस अपने अधिवेशन करता था, तो उस अधिवेशन में अगर पूछा जाए किस अधिवेशन में मूल अधिकारों के संबंधित प्रस्ताव पास किए थे, तो 1927 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन और 1931 में कराची अधिवेशन। अब आप ये याद कैसे रखोगे, ठीक है, उस समय पे दास प्रथा बहुत चलती थी, इसलिए दास को उड़ाने के लिए 1927 में मद्रास अधिवेशन में की थी, ठीक है। और आप ये कह सकते हो कि उस समय पे क्या होते हैं कि किसी को भी रचने का यानी कि सजने संवरने का तरीका नहीं पता था, तो इसलिए 1931 में कराची में भी अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया गया था। याद रहेगा दोनों को बहुत अच्छे से। उसके बाद में आपको पता हो तो जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था हमारे, जब उस समय पे गांधी जी थे, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी द्वारा भी यह मांग उठाई गई थी कि भैया हमें मूल अधिकार मिलने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए। फिर 1934 में सरकार की संयुक्त संसदीय समिति बैठी थी, तो संसदीय समिति बैठी थी तो उसने कह दिया था कि भैया हम ये अधिकार इन इंडियंस लोगों को नहीं दे सकते हैं, तो उन्होंने क्या 1934 में मना कर दिया। तो फिर आपको पता हो तो 1935 में एक भारत शासन अधिनियम एक्ट आया है, ये भारत शासन अधिनियम एक्ट है, उसमें भारत के जो फंडामेंटल राइट्स थे लोगों के, इनको शामिल नहीं किया गया। अच्छे से याद रखना कि 1934 में एक कमेटी बैठी थी, उसने कहा था कि भैया हम देखते हैं या नहीं देखते, तो उसने मना कर दिया, और फिर उसी तहत पे जो 1935 में भारत शासन अधिनियम आया उसमें शामिल करने से मना कर दिया गया। उसके बाद में 1945 ईस्वी में तेज बहादुर सुप्रीम ने संविधान के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट में भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने की वकालत की, क्योंकि अब हमारा देश आजाद होने पे था, तो उस समय पे 1945 में एक तेज बहादुर सप्रू थे, उन्होंने संविधान के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा कि भैया हम भारतीयों को मूल अधिकार देंगे, ठीक है। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यक अधिकारों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि उस समय पर हमारी जब संविधान सभा बनी थी तो उस समय पर मूल अधिकार देने थे लोगों को, उसके साथ में जो हमारे यहाँ पे अल्पसंख्यक थे उन अल्पसंख्यकों को भी अधिकार देने थे। तो इस संबंध में परामर्श के लिए भाई साहब एक इंसान थे जिनके अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों अधिकारों के लिए अगर एक समिति बनाई गई थी, वो उनके हेड कौन थे, तो वो थे हमारे वल्लभ भाई पटेल। क्यों, क्योंकि जो लोग किसी के इंसान के साथ गरेज करेगा तो उनको पटेला से मारा जाएगा। तो याद रखना हमारे जो वल्लभ भाई पटेल जी थे वो बैट लेके लोगों को मारते थे अगर कोई भी किसी भी इंसान को अगर गलत करते था, तो ठीक है, ये लोगों को आपको याद रहेगी अच्छे से। उसके अध्यक्षता की परामर्श समिति का गठन किया गया था, ठीक। मूल अधिकारों पर परामर्श हेतु एक उप समिति का भी गठन किया था। अब एक बात बताइए, हमारे वल्लभ भाई जी थे, वो इतने सारे लोगों के लिए संविधान बनाएंगे, अधिकारों का वो बनाएंगे, तो वो मतलब वो उनके लिए बहुत बल्कि काम हो जाएगा। तो क्या किया गया, इसमें एक उप समिति की भी गठन की गई कि हाँ भैया जो नीचे जाके भी और छोटी छोटी चीजों को भी एक बार देख सके। तो उनके अगर अध्यक्ष देखा जाएगा तो कौन थे, JB कृपलानी। अब आप कहोगे कि यार मेरे को कैसे याद हो गए JB कृपलानी जी थे, तो याद रखना जिन लोगों ने मूल अधिकारों को जेब में धर रखा था, तो उनकी जेब से निकालने के लिए हमने एक उप समिति बनाई थी फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो उसे JB कृपलानी कहा गया था, ठीक है। इनकी सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में भाग 3 आपको पता होगा हमारे फंडामेंटल राइट किसमें, भाग 3 में, और कौन सा आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकारों संबंधित प्रावधान किए थे। मूल अधिकार भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता, ये आपको याद रखनी है, किंतु इसे संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया। याद रखना भारत में मूल अधिकार दिए तो गए हैं, पर इनको परिभाषित नहीं किया है कि मूल अधिकार ये होते हैं वो होते हैं, नहीं। जैसे कि मैं बताता हूँ कैसे, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के संविधान में बिल ऑफ राइट्स को मूल अधिकार कहा जाता है, उसी तरीके से भारत में ऐसे नहीं कहा है कि भैया ये है और ये मूल अधिकार, मतलब डेफिनेशन नहीं दी है, सिंपल स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा कि भारत के संविधान में क्या मूल अधिकारों को समझा रखा है या उसके बारे में डिटेल दे रखी है तो आपको करना है, नहीं, बस मूल अधिकार दिए हुए हैं। पर ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स को मूल अधिकार कहा जाता है, ठीक है। फ्रांस और अमेरिका में इन अधिकारों को नेचुरल और अप्रतिदेय कहते हैं। अप्रतिदेय का मतलब यहाँ पे बहुत बच्चे पूछना चाहेंगे, सर इसका अप्रतिदेय का मतलब क्या है। अप्रतिदेय का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप किसी से भी किसी के अधिकारों को छीन नहीं सकते। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज होती है,
कि आप किसी के अधिकारों को छीन नहीं सकते हो, ठीक है। उसके बाद में भारत में मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकार है। याद रखना, हमें जो संविधान मूल अधिकार है वो कौन देता है? हमें यहाँ पे हमारा संविधान हमें मूल अधिकार देता है। इसमें उन आधारभूत अधिकारों को समावेश किया गया है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए नितांत आवश्यक, यानी सबसे ज्यादा जरूरी है, उन अधिकारों को दिए गए, जैसे आपने पढ़ा हो। तो इस प्रकार मूल अधिकार में वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत और अपरिहार्य है, मतलब कि जिसके बिना जिंदगी जीना ही बहुत मुश्किल होता है, मतलब बहुत अपरिहार्य, एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि जिन्हें छीना नहीं जा सकती, जो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है होने के कारण भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। सामान्यतः व्यक्ति के इन अधिकारों में राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। याद रखना, ये जो फंडामेंटल राइट है इसमें जो राज्य, जो सरकार बोली जाती है, वो भी हमारे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मूल अधिकारों के संबंध में डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था कि यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है। क्या है? प्रतिज्ञा है, सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। याद रखना, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने क्या कहा था कि यह संपूर्ण लोगों के साथ की गई प्रतिज्ञा, सभ्य समाज के साथ किया गया समझौता है। आपको याद रहेगा? ओके। भारतीय संविधान के भाग 3, याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों के बारे में है, ठीक है। अब आपको याद रहेगा ना कि किसमें भाग 3 और आर्टिकल कितने से कितने, 12 से 35, ठीक है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों को जितना व्यापक वर्णन किया गया उतना विश्व में कहीं पे ही वर्णन नहीं मिलता है। याद रखना, भाग 3 अमेरिका संविधान के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। अगर पूछ लिया जाए कि हमारा भाग 3 किससे प्रेरित है, तो अमेरिका के संविधान से। अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहले संविधान जो मूल अधिकार है उनके बारे में कहाँ पे बात मिलती है, तो ये हम पढ़ेंगे कि 1200, आपने ऊपर पढ़ा था ना, 1200 जो ब्रिटेन के 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है उस समय पे मूल अधिकार मिले। तो अगर हमारे भारत के जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये किससे प्रेरित है, ये आ जाए तो अमेरिका के संविधान से। ओके। यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को व्यापक मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं और वे राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। याद रखना कि ये जो लाइन है इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो राज्य कुछ भी करता है तो उसके प्रति, मतलब वो कुछ ऐसा ना कर दे कि जो लोगों के मूल अधिकार है उनको छीन ले। तो ठीक है, राज्य के विरुद्ध हमें एक गारंटी देता है संविधान कि भैया हाँ, अगर हमें बोलना है तो बोलना है, इसे राज्य भी नहीं छीनने लगता है। याद रहेगा, किंतु वह अत्यांतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब ये नहीं है कि आप बोलना है तो किसी के घर पे जाके या हमारी सरकार के खिलाफ या हमारे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किसी के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको बोलना है तो बोलने की आज़ादी दी गई है, पर वो बोलने की आज़ादी तब तक ही दी गई है जब तक कि आप किसी और दूसरे को हर्ट ना करो, ठीक है। हर्ट नहीं करना होता भाई, बोलो, पर किसी इतना ध्यान से बोलो ना कि किसी को हर्ट ना करो। समझ रहे हो ना भावनाएं? आधी सी लड़ाइयाँ इसलिए होती हैं कि इंसान ओवरफ्लो में कुछ भी बोल जाता है। तो चलो पॉइंट पे आते हैं। यहाँ भारतीय संविधान निर्माता अमेरिका संविधान निर्माताओं की भूल से अवगत थे। याद रखना, अमेरिका के जो संविधान थे उनमें जो वो फंडामेंटल राइट दिए गए थे लोगों में, उनमें कोई भी रोक टोक नहीं की गई थी। उसमें कह दिया कि भैया आपको हम फंडामेंटल राइट दे रहे हैं और आपको जो करना करो। इसलिए तो आज आप देखते हो कि जितने भी जो भारत के विरोधी बयान देते हैं वो अमेरिका में जा जाकर दे देते हैं, क्योंकि वहाँ के जो मूल अधिकार है वहाँ पे ये दिया हुआ है कि आप कुछ भी बोलो, आपको किसी भी हालत में चाहे किसी के बारे में गलत भी बोलना है तो बोलो, हम आपको जेल में नहीं डाल सकते। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत के जो संविधान निर्माता वो समझदार थे, उन्हें पता था कि यार जितनी रिस्पेक्ट खुद की होती है उतनी रिस्पेक्ट दूसरे की भी होती है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उन पे कुछ ना कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए, ठीक है। याद रखना, राज्य के मूल अधिकारों पर राष्ट्रहित एवं लोकहित के निर्बंध लगाने की शक्ति प्रदान करते हैं। मैंने कहा था कि राष्ट्रहित के ऊपर और लोकहित के ऊपर भैया किसी भी हालत पे प्रबंध, मतलब जो निर्बंध है वो लगाया जा सकता है, यानी रोका जा सकता है। सामान्यतः मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किया गया है, किंतु कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देखो, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है कि राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए गए हैं कुछ फंडामेंटल राइट। तो यानी कि जो राज्य है, राज्य के विरुद्ध नागरिकों को, मतलब जो नागरिक है उनको, मतलब जैसे आप एक मान के चलिए, एक आर्टिकल में आपको समझा देता हूँ। जैसे कोई एक आर्टिकल है, आर्टिकल 17, तो 17 में अगर कोई राज्य या कोई सरकार किसी को धर्म जाति के आधार पर आपके साथ में अस्पृश्यता कर रही है, ठीक है, तो आप उस सरकार के खिलाफ भी आप केस कर सकते हो। वहीं अगर कोई व्यक्ति भी आपको अस्पृश्यता के खिलाफ, अगर आपके साथ में अनटचेबिलिटी ऐसी चीजें कर रहा है तो आप उसके खिलाफ भी आप केस कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि ये जो हमें फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कुछ हैं वो सरकार के खिलाफ भी हैं और कुछ लोगों के खिलाफ भी हैं। याद रखना, ये चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। जैसे यथा अनुच्छेद 15(2) आर्टिकल 17, 23, 24 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध है। याद रखना, ये जो आर्टिकल है 15(2), 17, 23, 24, ये हमें किसी इंसान के विरुद्ध भी मिलते हैं, सरकार के विरुद्ध ही नहीं, इंसान के विरुद्ध भी। संविधान द्वारा कुछ मूल अधिकार केवल नागरिक, यहाँ पे सबसे ज्यादा बात याद रखने वाली बात है कि कुछ जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो केवल और केवल नागरिकों के खिलाफ है। आप कहोगे सर नागरिकों के खिलाफ, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं। भारत में कौन कौन से? पहले जो एक नागरिक है,
ठीक है, जिनको नागरिकता मिली हुई है जैसे हम और आप लोग, एक जो विदेशी यहाँ पे घूमने आए हुए हैं या बैठे हुए हैं या विदेशी कोई काम कर रहे हैं, वो भारत के नागरिक नहीं है, वो वीज़ा लेके भारत में आ गए काम करने। तो दो तरह के लोग हैं। तो अब जो फंडामेंटल राइट है ये थोड़ी है कि हम सभी को दे देंगे, नहीं भैया, कुछ फंडामेंटल राइट्स तो हमारे नागरिकों के लिए रहेंगे ना रिजर्व, और कुछ फंडामेंटल विदेशियों के लिए रिजर्व रहेंगे। तो ये जो 15, 16, 19, 29, 30 ये जो आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल याद रखना सिर्फ और सिर्फ किसको, नागरिकों को दिए गए हैं। अब इनको याद करने की मैं ट्रिक आपको सिखा देता हूँ। 19 सबसे पहले आप क्या रखिएगा, 15, ठीक है, 15 याद रखोगे। सबसे पहले 12 से शुरू होते हैं, तो 12 में तो आपको पता हो तो राज्य की परिभाषा दी हुई है, ठीक है। उसके बाद में 13 को हटा दीजिए, 14 को हटा दीजिए, उसके बाद में आप आ जाइए यहाँ पे 15 को याद रखोगे आप, 15 की जस्ट नेक्स्ट कौन सा होता है, 16, ठीक है। और फिर इधर 15 का दुगना क्या हो जाता है, 30, ठीक है। और 30 से एक कम कर दो, 29। यहाँ 15 से एक ज़्यादा बढ़ाया और इधर 15 का दुगना करके उसमें एक कम कर दिया, 29। अब 29 में से 10 कम कर दो, जो बिल्कुल 19 जैसा दिख रहा है, तो 19। तो ये याद रखना, 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ किनको मिलते हैं, हमारे भारत के जो नागरिक हैं उनको मिलते हैं। इसमें विदेशियों को, ये विदेशियों को नहीं मिलते हैं, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पेपरों को पूछाते हैं। अब आ जाओ आप इमरजेंसी के समय, तो इसमें लिखा हुआ है कि आपात के समय राष्ट्रपति आर्टिकल 20 और 21 के अलावा, याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका, आर्टिकल 20 और 21 के अलावा किसी भी आर्टिकल को क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है, ठीक है। ये कहाँ पे, आर्टिकल 359 में लिखा हुआ है कि जो इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी में 20 और 21 के अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हमारा जो राष्ट्रपति है वो एकदम एक तरीके से निरस्त कर सकता है, ठीक है। समझ में आई आपको ये बात। तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों की प्रतिकृति सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों है। अब आप पूछोगे सर मूल अधिकार में सकारात्मक और नकारात्मक, अब समझाते हैं आगे, बिल्कुल देखिए। नागरिक को प्रदत्त स्वतंत्रताएं जैसे आर्टिकल 19, 25, 28 ये सकारात्मक प्रकृति का मूल अधिकार है। वहीं नकारात्मक मूल अधिकार देखे जाए तो राज्य की शक्ति पर निर्बंध के रूप में जैसे 14, 15, 16, 21 आदि के द्वारा मूल अधिकार न्याय हो गया। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक का कहना क्या चाहते हैं। सकारात्मक का कुल मिला के ये बात है कि सकारात्मक में जो हमारी देश की सरकार होती है, उस देश की सरकार से एक अपेक्षा की जाती है कि आप इस तरीके से कुछ बनाइए, उनके विरुद्ध कोई कानून बनाइए, जैसे अनटचेबिलिटी। आप 17 पे आ जाइए, तो 17 एक ऐसा राइट है जिसमें सरकार से ये अपेक्षा की जाती है कि उस अनटचेबिलिटी के खिलाफ में एक नियम भी बनाए, जहाँ पे सरकार को अगर उसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है तो इस तरीके की मतलब चीज़ है कि वो सकारात्मक प्रकृति की। वहीं अगर वहाँ पे उस सरकार को कुछ नहीं है, वहाँ पे सरकार जिस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे आ जाइए आप, जैसे 19 में आ जाइए, तो इसमें नकारात्मक है। इसमें मतलब उस सरकार, राज्य से कोई ऐसा अपेक्षा नहीं की जाती है कि आप उनको वाक एवं अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के लिए उनको एक्स्ट्रा राइट्स दो, नहीं भाई। वहाँ पे जो सरकार है बस उसने राइट्स देती है, वहाँ सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो याद रखना सकारात्मक और नकारात्मक इस तरीके से होती है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद में आप आ जाइए, इसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है। इसमें संसद साधारण विधि द्वारा किसी भी प्रकार से कमी नहीं कर सकती। याद रखना जो हमारे फंडामेंटल राइट है, इन्हें साधारण विधि द्वारा कोई भी ऐसा नहीं है कि आप इसको कम कर दो। इसके लिए आपको प्रॉपर एक तरीके से क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। आर्टिकल 368 के तहत संशोधन कर सकती है, मूल अधिकार अधितंजन नहीं आ सकती है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, चलो अब हमारे यहाँ पे स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 12 से, ठीक है। आर्टिकल 12 पे आ जाते हैं राज्य। अब आप ये बड़ा बड़ा जो राज्य पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि जो भाग आर्टिकल 12 पढ़ के मैं आपको पहले समझाता हूँ। आर्टिकल 12 में लिखा है कि भाग 3 में प्रायोजन के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसी परिभाषा के भाग 4 के लिए भी लागू किया जाता है। अब आप पूछोगे सर इसका मतलब क्या है। सर मैं इसका मतलब ये समझाता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि ऊपर बार बार हमें जो फंडामेंटल राइट किसके विरुद्ध मिल रहा है, राज्य। अब भाई राज्य में कौन आता है, आप सोचो हमारा संविधान कितना ब्रॉड है, कितना तरीके से समझा रहा है कि भैया ये तक बता के जा रहा है कि राज्य में कौन कौन आता है। तो हमारा जो आर्टिकल 12 है वो यही हमें बताता है कि राज्य के अंदर कौन आता है। तो राज्य के अंदर देखो, मैं मोटा मोटी आपको समझा देता हूँ। जो इंसान कानून बना सकता है, जो इंसान सरकार के अंदर है, जिसको कोई विधि या फिर अध्यादेश या फिर कोई भी नियम पास करने की शक्ति दी गई है ना, वो जो भी सरकारी व्यक्ति है, वो एक तरीके से राज्य है। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ यही है, यहाँ पे मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो राज्य है, राज्य के बारे में भाई साहब कि जो भी कोई कानून बनाता है वो इंसान को राज्य में गिन लिया जाता है। ये चीज़ अपनी यहीं पे लिखी हुई है, ठीक है, कि भाई भाग 3 में प्रायोजित राज्य। और ये जो राज्य की परिभाषा है जो आर्टिकल 12 में लिखी है, ये फंडामेंटल राइट के साथ में आपको पता हो तो भाग 4 में डीपीएसपी भी है। तो डीपीएसपी के लिए भी इसी को राज्य माना गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द को निम्नलिखित लोग शामिल है। कौन कौन राज्य के अंदर आते हैं, तो ये 4 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है कि भारत की सरकार आपको पता हो तो चाहे वो संसद की, राज्य की सरकार हो, केंद्र सरकार हो, और भारत की संसद आपको पता होगा संसद में कौन आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और उसके साथ साथ फिर राज्यों की सरकार और विधानमंडल, ठीक है।
फिर सभी स्थानीय प्राधिकारी, आपको पता हो तो पंचायत होते हैं, जैसे आपको पता हो तो जो अपने जो शहरों के अंदर निकाय होते हैं, नगर निगम और ये सब होते हैं, तो ये जो भी इनके जो अधिकारी होते हैं वो भी राज्य में आएंगे, एवं अन्य प्राधिकारी। ठीक है, अन्य प्राधिकारी के अंदर मतलब डिटेल नहीं दी गई है, इसमें किसी भी इंसान को जाना जा सकता है जो सरकार सही जाए। आर्टिकल 12 के संदर्भ में प्राधिकारी के तात्पर्य है, जो प्राधिकारी है उससे तात्पर्य ऐसा व्यक्ति या निकाय, व्यक्ति याद रखना, व्यक्ति के साथ साथ में ऐसी कोई कंपनी भी जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश या अधिसूचना आदि बनाने या जारी करने के लिए प्रवर्तित करने की शक्ति है। याद रखना, ऐसा कोई भी इंसान या निकाय, यानी ऐसी कोई भी बॉडी या फिर कोई ऐसा इंसान जो कानून बना सकता हो, जो उपविधि बना सकता हो, आदेश बना सकता हो। ये आपको पता होता है, जो भी सरकारी ऑफिस में बैठा है ना इंसान, जो कोई कानून बना सकता है या फिर कोई भी उपविधि या कोई आदेश भी दे सकता है। आपको पता हो तो अपने आसपास जो SDM देखे होंगे, SHO देखे होंगे, कोई भी सरकारी आदमी जो भैया आदेश दे सकता है, उसको एक तरीके से राज्य में माना जा सकता है। ठीक है, स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत नगर पालिकाएं आ जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आ जाते हैं, ग्राम पंचायत आ जाती है, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड आ जाते हैं, आदि संस्थाएं आती हैं। ठीक है, अब आ जाओ ये अन्य प्राधिकारी, जो चौथा नंबर का है। अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी या निकाय आते हैं जो संविधान या किसी परिनियम द्वारा सर्जित होते हैं। आपने देखा हो तो जिस तरीके से जैसे महिला कमीशन बना दिया, तो अभी महिला कमीशन क्या हुआ है, संविधान में किसी एक एक्ट के तहत आया। आपने देखा हो तो अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए आपको पता हो कमीशन बना दिया, SC ST कमीशन बना दिए। तो जो वो कमीशन बनते हैं जिनमें सरकार पावर, जो संविधान है हमारा वो पावर देती है, या जो सरकार उन्हें बनाती है तो उन्हें जो पावर मिलती है, ऐसे लोग भी राज्य के अंदर आते हैं। उन्हें भी क्योंकि विधि, उपविधि आदि बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, किंतु उनके द्वारा संप्रभु शक्ति का प्रयोग आवश्यक नहीं है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पूरे संपूर्ण शक्ति करने से उन्हीं को माना जाएगा, नहीं नहीं, जो सिर्फ विधि वगैरह यही बना ले रहे हैं उनको भी राज्य माना जा सके। ठीक है, अब आप आ जाओ विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुसार। अब याद रखना कि समय समय पे ये तो हमारे जो संविधान है उस संविधान में 4 इंसान लिखे हुए हैं कि ये राज्य के अंदर आते हैं, 4 चीजें लिखी हुई हैं, 4 पॉइंट्स हैं। बट उसके अलावा कभी कभी क्या है, ऐसे कुछ नियम हो जाता है जो हमारे खुद स्पेशल सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आपको पता होता है अंतिम व्याख्या करता कौन है, हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कभी कभी अपने जजमेंट्स में ऐसी चीजें बता देता है कि इनको भी हम राज्य मानते हैं। तो ऐसे आपको देखा हो तो देखो इतने सारे दे रखे हैं कि विभिन्न न्याय निर्णयों के स्थानीय के अनुसार प्राधिकार के अंतर्गत इन्हें भी राज्य माना गया। तो देखो मैं आपको सच बताऊं, इनमें बहुत ही रेयर होता है कि किसी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, बट इसमें जो ब्लैक हो रखे हैं, डार्क ब्लैक हो रखे हैं, उनको आप पढ़ लीजिए। जैसे जीवन बीजा निगम को भी कभी बताया कि इसको राज्य मानेंगे, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, विश्वविद्यालय, आप विश्वविद्यालय को इंपॉर्टेंट मान सकते हो, क्योंकि आप सोच के देखो जो प्रोफेसर होता है वो सरकारी आदमी होता है ना, सरकारी नौकरी, तो उसको भी मानते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाओ, ये भारत पेट्रोलियम निगम, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, ये नहीं पूछे जाते हैं। बट आप ठीक है, इसमें जो बहुत ज्यादा डार्क हो रखे हैं बस इनको एक बार रीड गो थ्रो लो। भारतीय कृषि अधिनियम परिषद, राष्ट्रपति को भी आप मान सकते हो कि वो राज्य है, मुख्य न्यायाधीश हो गया, दिल्ली विकास प्राधिकरण हो गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आप इनको याद कर लो कि किनको राज्य नहीं माना गया है। ठीक है, उसमें भी सबसे पहले एनसीईआरटी को राज्य नहीं माना गया है, क्योंकि एनसीईआरटी का काम क्या है, पढ़ाना वढ़ाने का काम है। आप ये मान के चलो तो ये क्यों राज्य होगा। ठीक है, ICICI बैंक है, इस बैंक को भी नहीं है। ये वक्फ बोर्ड, ये जो वक्फ बोर्ड है, जो इस वक्फ बोर्ड को भी क्या है कि राज्य नहीं माना गया है। याद रखना है, इसको वक्फ बोर्ड को भी राज्य नहीं माना गया। इधर ये CSIR हो गया, बस यही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपने आर्टिकल 12 पढ़ लिया, 12 में सबसे ज्यादा मोटा मोटी यही है, यही बात याद रखनी है कि जो हमें राज्य के बारे में, जो जिसके खिलाफ हमें जो चीज मिल रही है वो तो पता रहे ना भाई, किसके खिलाफ मिल रही है, राज्य के। और राज्य में कौन कौन सी चीज आती है, ये 4 चीज आती हैं, भारत की सरकार एवं संसद, राज्य की सरकार विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। उसके अलावा बीच बीच में तुम्हें पता हो तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जो जजमेंट्स दिए हैं उनमें इनको भी राज्य माना गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन कम ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप आ जाइए कि मूल अधिकारों से असंगत विधियां, याद रखना। अब हम आर्टिकल 13 पढ़ेंगे। आर्टिकल 13 में आपको मोटा मोटी समझाने का पहले ट्राई करता हूं। आर्टिकल 13 एक तरीके से मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। क्या है मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच? कहोगे सर मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कैसे है? तो मैं आपको ये बताता हूं कि जहां पे भी अगर किसी भी कोई भी कानून ऐसा बनता है जो हमारे मूल अधिकारों के असंगत पाया जाता है, यानी कि अगर सपोज करो कल को सरकार ये नियम लेके आ जाए कि भैया कि जो आपका व्हाट्सएप चैट है या फिर आपकी जो गैलरी है उनको हम चेक कर सकते हैं बैठे बैठे, तो एक तरीके से तो आपका प्राइवेसी का हनन हो रहा है, तो भाई साहब हाहाकार मच जाएगा। तो ऐसा ना हो पाए तो ये चीज़ हमारे संविधान में कहाँ लिखी गई है? आर्टिकल 13 में लिखी गई है। और ये शक्ति किसको मिलती है आर्टिकल 13 से? हमारे जो सुप्रीम कोर्ट को मिलती है। उसको क्या शक्ति मिलती है? उनको ये शक्ति मिलती है कि आप चेक करो कि कोई भी जो कानून सरकार बना रही है वो कानून कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों के फंडामेंटल राइट के साथ में कुछ गलत कर रही हो। तो याद रखना। तो अब क्या किया गया? फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया 13 को। अब 13 में कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसके अंदर ये बताया गया है कि भैया जो संविधान से पहले हमारे कानून, आपको पता हो तो जिस तरीके से अभी हमारे आईपीसी वगैरह तो खत्म हो गई हैं, बट जब आईपीसी चल रही है थी या फिर बहुत सारे एक्ट हैं जो हमने जो एज इट इज जो ब्रिटिश काल से चलते हुए आ रहे हैं उनको हमने आज़ादी की बात से ऐसे के ऐसे मान लिया। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट थे बहुत सारे। तो अब क्या है कि उन एक्ट्स को मान तो लिया, पर क्या था उनमें कुछ दिक्कत ऐसी थी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करते थे। तो क्या हुआ, हमने दो तरीके से बांट दिया 13 को कि जो हमारे आज़ादी से पहले के फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें हमने अगर एज
एज इट इज़ ले लिया है और उनमें अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वो जो फंडामेंटल राइट्स को वॉइड कर रहे हैं उनको शून्य कर दिया जाएगा। ये हमारे 13 आर्टिकल 1 के अंदर लिखा गया है। और जो फिर अगर बाद में सपोज करो हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद कोई कानून बन रहा है और उसमें हमारे फंडामेंटल राइट के साथ में कोई छेड़छाड़ हो रही है, ऐसा कानून बन रहा है, तो उसे बांट दिया गया 13(2) में। याद रहेगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है पूरे इसका क्रिक्स। अब मैं आपको इसको पढ़ के समझा देता हूँ, ठीक है। आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों को सुरक्षा कवच कहा गया है। इसके द्वारा न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी कहा गया है। मैंने कहा था ना कि क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट को शक्ति मिलती है वो इसी से मिलती है कि भैया आप रक्षा कर सकते हो। इसके तहत न्यायालय एक ऐसी विधि को शून्य घोषित कर सकता है। क्यों? कौन? न्यायालय ऐसी विधि को शून्य घोषित करता है जो मूल अधिकारों से असंगत हो, ठीक है। न्यायालय की यह शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहलाती है। प्रोफेसर कार्बिन के अनुसार, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शनल वालों के लिए काम आता है, कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वह विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। बस ये है कि कल को आपसे पूछ लिया जाए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या है न्यायालय की, तो वो यह शक्ति है जो जिसके अंतर्गत वह विधानमंडल यानी जो हमारी विधानसभाएं हैं वो जो कानून बनाती है, वो पारित करती हैं अधिनियम, उनकी संवैधानिकता की, वो संवैधानिक है या नहीं, उसकी जांच कर सकती है। इसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आया जाता है कि भैया क्यों? क्योंकि यार अमेरिका के अंदर जो वो वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है, जो वहां की जो न्यायिक प्रणाली है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम चीज़ कभी भी अगर आता है आपको कि भैया हमने न्यायालयिक प्रणाली कहाँ से ली है, तो वो आप ज़्यादातर सोचना अमेरिका से ली है, ठीक है। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन यानी जो कानून है उनको हम वापस से पुनरावलोकन कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं। तो ये हमने कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को प्रदान की गई है। याद रखना उच्चतम न्यायालय को किस आर्टिकल के तहत दी गई है? 32। अब याद रखना यही चीज़ हम सबसे पहले हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। अगर हाईकोर्ट भी अगर किसी फंडामेंटल राइट को लेकर अगर वो कर रही है, चेक कर रही है, तो वो हो जाता है आर्टिकल 226, और अगर सुप्रीम कोर्ट कर रही है तो 32, ठीक है। आर्टिकल 13(1) और 13(2). 13(1) में संविधान पूर्व विधियों के बारे में कहा गया और 13(2) संविधान पश्चाती। मैंने आपको समझाया था ना, 13(1) पूर्व विधि, प्रारंभ विधि। अब आ जाओ संविधान पूर्व विधि। 13(1) के अनुसार संविधान में लागू होने से ठीक पूर्व की प्राकृतिक ऐसी विधियां जो भाग 3 से 9 असंगत हो, शून्य होंगी। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करो कोई संविधान लागू नहीं हुआ, उससे पहले की जो कुछ हमेशा कानून है वो हमने लिया है और वो अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉइड कर रही है, तो याद रखना वो शून्य हो जाएंगी, यानी कि वो खराब हो जाएंगी, ठीक है। अनुच्छेद 13(1) भूतलक्षी नहीं है, अतः कोई भी संविधान पूर्व विधि प्रारंभतः शून्य नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भाई हमें ये मान ले कि जब वो जिस समय पे अंग्रेज ने बनाई थी उसी समय से 0 मान ली जाएगी। नहीं भैया, अब हमारा देश आज़ाद हुआ है तो आज़ाद होने के बाद से उनको वो शून्य मान जाएगा, ठीक है। संविधान पूर्व विधि जो भाग 3 से असंगत है, संविधान के लागू होने पर प्रभावहीन हो जाती है, किंतु अतीतकालीन व्यवहारों के लिए यह विधि अस्तित्व में होती। पर ये एक मोटा मोटी ये मान के चलिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद संविधान बना, संविधान के बाद से उस विधि को हम 0 मानेंगे। ऐसा नहीं मानेंगे कि भैया हाँ कि संविधान से पहले जब से ये विधि बनी थी, जब हमारा संविधान बना भी नहीं था उससे पहले से इस विधि को 0 मान लीजिए जाएगा। नहीं, उस विधि ने जो काम किया होगा ना जिस टाइम पीरियड, सपोज करो जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, हमारा देश 1947 में आज़ाद होता है, हमारा जो संविधान है वो पूरी तरीके से लागू 1950 में होता है, तो 1950 में होता है। तो और कोई सपोज करो एक विधि बनी हुई थी वो 1919 की बनी हुई है, तो अब उस विधि में ये लिखा हुआ था कि जो इस विधि है, इस विधि में कि जैसे सपोज करो कोई एक विधि बनी है कि इस पेड़ को नहीं काटा जा सकता, तो 1919 से लेके और 1950 तक जो आज़ाद हुआ तो इस विधि को इस तक तो माना जाएगा, पर जैसे ही हमारा देश का संविधान बन गया 1950 में, इसके आगे से इसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इसमें बताई गई है कि ये भूतलक्षी रूप से प्रभाव नहीं होगी। इसका मतलब समझ रहे हो कि भूतलक्षी यानी कि जो हमारा वो है संविधान बन गया उसके बाद से ही इस चीज़ को माना जाएगा। अब आ जाओ, इसे आच्छादन का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ फिलिप्स कहते हैं। तो सपोज करिए, जैसे सपोज करो कोई एक विधि बनी हुई थी उस समय पे, तो इस विधि को 2 हिस्सों में बांट लो। इस विधि में एक आधा हिस्सा है जो हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं करता, आधा हिस्सा है जो हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है। तो याद रखना जिस तरीके से हमारा आधा हिस्सा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ में जो असंगत है, तो उसको एक तरीके से ढक लिया जाता है। जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान बन गया, तो जो चीज़ वॉयलेट करती है उस चीज़ को, जो हमारी मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो परेशान करती हैं जिन चीज़ों को, तो उस विधि के उतने हिस्से को क्या कर लिया जाएगा? ढक लिया जाएगा। इसलिए जैसे कहते हैं सूरज को ढक लेता है एक चंद्रमा आता है जो उस समय तो ग्रहण लगता है, तो इसलिए इस सिद्धांत को भी ऐसा माना गया कि जो विधि पहले की से चलती हुई आ रही है उस विधि का वो हिस्सा ढक दिया जाएगा जिस हिस्से से क्या बोलते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स वॉइड हो रहे हैं, ठीक। जिसके अनुसार मूल अधिकारों से अंतर्गत संविधान पूर्व विधियां संविधान के लागू होने पर मूल अधिकारों से आच्छादित हो जाती है और सुषुप्त अवस्था में चले जाती है। आच्छादन हटते ही वह पुनर्जीवित हो जाती है। अगर कल को सपोज करो जैसे संविधान में ये चीजें हैं फंडामेंटल राइट की, अगर ये हट गई तो वो वापस से फिर लागू हो जाएगी। तो इस तरीके से इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इन फंडामेंटल राइट्स पे ग्रहण, मतलब इन जो विधि है पुरानी, इन पे ग्रहण पड़ गया है।
कि भैया अब ये फंडामेंटल राइट्स की वजह से दब गई हैं। पर सपोज करो कल को अगर ये संविधान की चीज़ें हट गई तो फिर वो वापस से विधि क्या हो जाएंगी, जीवित हो जाएंगी। तो ये मोटा मोटी आपको याद रखना है। 13(1) ये कहता है कि जो हमारे संविधान से पहले की विधियाँ हमने ऐसे ही चीज़ ली हैं उनमें से वो चीज़ें खराब हो जाएंगी जो चीज़ें भाई फंडामेंटल राइट के वो मतलब वोलेशन करती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के बाद उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पूछा जा सकता है, आपके यूपीएसआई के अंदर भी बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है कि किसमें डॉक्ट्रिन ऑफ फिलिप्स के बारे में किस केस में कहा था। तो भीकाजी बनाम एमपी भीकाजी। ठीक है, एक इंसान था वो बेचारा भीख मांग रहा था तो उसके उसमें क्या बोलते हैं उसको एक इंसान ने ढक लिया चुपके से, क्योंकि उसकी पिटाई कर दी, उसको ढक के ऐसे थैले में भरा और उसकी पिटाई कर दी, इसलिए बेचारे को भिखाजी कर दिया। तो ऐसे याद रखना, मध्य प्रदेश नाम से भीकाजी नाम था, उसको ढक लिया इलिप्स, डॉक्टर फिलिप्स। ठीक है, ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था वो 2005 में। इसे ग्रहण का सिद्धांत भी कहा जाता है। ध्यान दें कि आच्छादन का सिद्धांत संविधान पूर्व की विधि और संविधान पश्चात दोनों प्रकार की विधियों पर लागू होता है। ऐसा नहीं कि संविधान पूर्व, संविधान पश्चात भी लागू होता है। ठीक है, भारत में कोई भी व्यक्ति स्वयं की इच्छा से मूल अधिकार को त्याग नहीं कर सकता। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई इंसान का मन में आए और वो बोले कि भाई साहब मैं तो मेरे फंडामेंटल राइट को त्यागना चाहता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। पर अमेरिका में ऐसा हो सकता है। याद रखना, अमेरिका में कोई इंसान है उसका मन किया कि मैं फंडामेंटल राइट रखना नहीं चाहता, मैं किसी का गुलाम होना चाहता हूँ, तो उसको गुलाम होने का पूरा अधिकार। पर भारत में ऐसा नहीं है। ओके, उसके बाद में आ जाओ भारत के अधिकांश, और ऐसा क्यों किया गया कि हमें वो नहीं दिखी, तो अगले पेज पे आप देखिए लिखा हुआ है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या निरक्षर एवं गरीब है, जिससे मूल अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। कल को बोले कि भाई इस पे अंगूठा लगा, बेचारा वो अंगूठा लगाए और पता चले उसके पूरे फंडामेंटल राइट खींच लिए और उसे ले जाए कोने में और भाई साहब उसके निकाल ले किडनी फिटनी, तो ऐसा ना हो सके हमारे यहाँ पे। इसके लिए बेचारे निरक्षर और गरीब जनसंख्या के कारण हमारे यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया कि हमारे यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट इनको त्यागा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो मूल अधिकारों पर पर्याप्त जानकारी और चेतना नहीं है, इसलिए कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इसका दुरुपयोग ना कर सके, इसलिए खतरनाक होगा। अब हमने 13(1) के बारे में पढ़ लिया। इस 13(1) में पढ़ा कि संविधान की जो पूर्व विधि और उसमें डॉक्टर विधि। अब 13(2) पे आ जाओ, संविधानोत्तर विधि। संविधान के लागू होने के पश्चात विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों के बारे में इसके अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को छीनती या न्यून करती। कुल मिलाकर बात यह है कि 13(2) में ये लिख दिया कि अब संविधान के बाद जब संविधान लागू हो गया 1950 में, तो अब कोई भी सरकार ऐसी अगर कोई कानून बनाती है, कोई ऐसी विधि बनाती है जिससे फंडामेंटल राइट का वोलेशन होता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट 13(2) के तहत क्या कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। ठीक है, यहां उल्लंघन की सीमा तक शब्दों का विशेष महत्व है, यह पृथक्करण सिद्धांत। अब क्या कर दिया कि यार सुप्रीम कोर्ट ने सोचा मैं और थोड़ी सी मतलब कुछ स्मार्ट के साथ खेलता हूँ। सपोज करो जैसे कोई एक वो लेके आया, एक विधि आई है, उस विधि को मान के चलो आपकी उसमें 10 पार्ट है, 10 पार्ट में से 5 पार्ट वोलेशन करते हैं फंडामेंटल राइट को और 5 नहीं करते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 5 पार्ट वोलेशन नहीं करते उनको तो हम लागू मान लेंगे विधि का, पर जो पार्ट वोलेशन करते हैं उनको हम हटा देंगे। इसलिए उसमें कहा कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत यानी डॉक्टर ऑफ सेवरेबिलिटी, यानी कि उस हिस्से को हटा दो जो हिस्सा हमारे फंडामेंटल राइट को वोलेट करता है। तो इसलिए एक अलग से नियम बन गया। ऊपर कौन सा आया था, डॉक्टर ऑफ इक्लिप्स आया था, इक्लिप्स। ठीक है, यहाँ पे कौन सा आया, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ठीक है, इसके अनुसार यदि किसी अधिनियम के एक भाग मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है किंतु शेष भाग नहीं करता, तो मूल अधिकारों को उल्लंघन करता है उस शेष भाग से उस अधिनियम के मूलभूत उद्देश्यों को समाप्त किए बिना पृथक किया जा सकता है। यानी कि जो इंसान वो जो हिस्सा वो नहीं करता उसको तो हटा देंगे, उसको तो लागू हो जाने देंगे, और जो हिस्सा करता है उसको हटा के लागू नहीं होने देंगे। तब से उस पूरे अधिनियम को शून्य घोषित न कर केवल मूल अधिकार से असंगत भाग को ही शून्य घोषित किया जाएगा। अर्थात अधिनियम को वैध और अवैध भागों में पृथक कर सिर्फ अवैध भाग को शून्य घोषित किया जाएगा। अब मान के चलो, सपोज करो उसका मेन चीज ही वही थी जो चीज वोलेट कर रही थी और उसको हटा दिया, और फिर अब उसको तो हटा दिया और कुछ हिस्सा बचा। तो पर अब याद रखना, उस चीज में ध्यान रखना कि उस चीज अगर उसकी रीजन से अगर वो जो एक्ट है जो लेके आ रहे हैं उसका मेन अर्थ ही अगर चेंज हो जाता है तो उस पूरे एक्ट को जीरो कर दिया जाएगा। ये लिखा हुआ है, यदि वैध भाग को अवैध भाग करने से इस प्रकार अभिन्न अंग से जुड़ा हुआ है तो अवैध भाग के पृथक करने पर अधिनियम का मूल उद्देश्य ही खराब हो जाता है, तब न्यायालय द्वारा पूरे अधिनियम को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ध्यान है कि मूल अधिकारों से संगत संविधानोत्तर विधि आरंभ से ही शून्य होती है, किंतु इस आशय की घोषणा न्यायालय द्वारा की जाती है। याद रखना, अगर कोई ऐसा आर्टिकल बना दिया जिसमें कोई दिक्कत है, भाई फंडामेंटल राइट बोले हो रहे, तो उसे आरंभ से ही शून्य माना जाता है, पर जब तक उसे नहीं शून्य कहेंगे जब तक कि न्यायालय उसे घोषणा नहीं कर दे। अधित्याग का सिद्धांत, कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया ना कि स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकता। ध्यान हुए कि भारत के अधिकांश नागरिक गरीब और अशिक्षित है तथा उन अधिकारों के प्रति राजनीतिक क्या नहीं है, चेतना का अभाव है। अतः न्यायालय का यह दायित्व है कि वे नागरिकों के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करें, जिससे कुछ लोग अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना कर पाए। ठीक है, ये संवैधानिक संशोधन एक विधि है, ये कल अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि विधि, अब विधि हमने ये तो पढ़ ली कि भाई विधि क्या होती है, तो अब ये कि यहाँ पे बहुत सारे जजमेंट है विधि, और उसके बाद हमारे कल से फंडामेंटल राइट शुरू हो जाएंगी, भारत के संविधान और मूल अधिकार यहाँ से प्रॉपर तरीके से। तो अब हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, मिलते हैं गाइस, मेरे साथ जुड़े रहिए, एकदम मस्त ऐसी क्रिस्टल क्लियर मैं आपको सब कर दूंगा। ओके।